हेलो दोस्तों, मैं हूँ अजय नागरे। आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में। ठीक है, ब्रह्मांड की कुछ परिभाषा है, कुछ बुक में दिया हुआ है और कुछ हम देख भी लेंगे। ठीक है, अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड में क्या, अगर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं को सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? ब्रह्मांड। ठीक है, अगर हम ये माने कि यह ब्रह्मांड है, ये अगर ब्रह्मांड है तो इसमें कई सारी गैलेक्सियाँ होगी और इन गैलेक्सियों के सम्मिलित रूप को हम ब्रह्मांड कहते हैं। वैसे माना जाता है कि लगभग 1000 अरब गैलेक्सियाँ ब्रह्मांड में विद्यमान है। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो, लेकिन एक अनुमान के हिसाब से लगभग 1000 अरब गैलेक्सियाँ है। ठीक है, ब्रह्मांड के अगर बात करें तो ब्रह्मांड का सबसे पहले सिद्धांत कौन सा? महाविस्फोटक सिद्धांत या बिग बैंग सिद्धांत सबसे माननीय है, जिसको बिग बैंग सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत को दिया था जॉर्ज लेमेंतियर ने। कब दिया था? 1864 से 1894 से 1896 के बीच दिया था। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतियर ने। ठीक है, और इनके ही अनुयायी थे रॉबर्ट वेगनर। इन्होंने क्या किया था? इसी सिद्धांत को, जो बिग बैंग सिद्धांत है, इसको ही दृढ़ता के साथ लागू किया। कब किया? 1967 में। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरी बात। दूसरा है ब्रह्मांड का लगभग 1000 अरब गैलेक्सियाँ हैं। लगभग 1000 अरब गैलेक्सियाँ हैं। इसमें हमारी आकाशगंगा, इसमें एक गैलेक्सी है ब्रह्मांड के। ये पूरा ब्रह्मांड अगर मान ले तो ब्रह्मांड में कई गैलेक्सियां हैं। उसमें एक गैलेक्सी है, कौन सी? हमारी आकाशगंगा। ठीक है, और इस आकाशगंगा के अंदर एक तारा है। इस आकाशगंगा के अंदर एक मंडल है जिसको हम बोलते हैं सौर मंडल। ये जिसमें हमारे सूर्य और इसके घूमने वाले ग्रह मौजूद है। और इस सौर मंडल के अंदर है एक तारा जिसका नाम है सूर्य। ठीक है, और इस सूर्य के, ये है सूर्य, और इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हमारे ग्रह। और इसी ग्रह की श्रेणी में एक है हमारा पृथ्वी भी, जो कि हमारा प्लेनेट है। इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, जो हमारी आकाशगंगा है, वैसे तो बहुत सारी आकाशगंगाओं के अलग अलग उनकी अपनी एक आकृति होती है, लेकिन जो हमारी आकाशगंगा है ये कुछ इस तरीके से दिखती है हमको। तो कई एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हमारी आकाशगंगा जो है, और हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? जो कि हमारी गैलेक्सी है, जो कि हमारी गैलेक्सी है, उसका नाम क्या है? आकाशगंगा। और आकाशगंगा के किस नाम से और भी जानते हैं? मिल्की वे के रूप में। ठीक है, अगर आकाशगंगा बोले या मिल्की वे बोले तो दोनों एक ही चीज़ है। हमारी आकाशगंगा का आकार कैसा है? सर्पिल आकार। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हमारे आकाशगंगा का यानी कि शेप, आकार कैसा है? सर्पिल आकार। और प्रत्येक गैलेक्सी, यानी कि हमने ये बात की थी कि ये ब्रह्मांड के अंदर सब गैलेक्सी है। गैलेक्सी के अंदर एक हमारी गैलेक्सी है सौरमंडल,
यानी कि हमारी गैलेक्सी एक आकाशगंगा, आकाशगंगा के अंदर है सौरमंडल, सौरमंडल का केंद्र होता है सूर्य। ये सूर्य और सूर्य के चारों ओर लगाते हैं चक्कर कौन, ग्रह, धूमकेतु, उल्का वगैरह सब किस में आते हैं, हमारी आकाशगंगा में। ठीक है। गैलेक्सी में अगर बात करें गैलेक्सी में, तो गैलेक्सी में लगभग 100 अरब तारे हैं। लगभग 100 अलग गैलेक्सी में तारे रहते हैं। ठीक है। और तारे में जो प्रकाश रहता है, तो इसकी हम अलग से चर्चा कर लेते हैं। तारों में प्रकाश, तो तारों में प्रकाश कैसे आता है? तारों में प्रकाश उत्पन्न होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। तारों में प्रकाश होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। अब नाभिकीय संलयन क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन के दो अणु आपस में सहयोग करके हीलियम का अणु बनाते हैं और साथ में ऊर्जा मुक्त करते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन के दो अणु आपस में सहयोग करके हीलियम का अणु बनाते हैं और साथ में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे ही हमारे तारों में प्रकाश की ऊर्जा होती है। सूर्य भी क्या है? एक तारा है। ठीक है। आपने देखा होगा जो सूर्य भी एक तारा है। ठीक है। आगे बात करते हैं कि जब इनका यानी कि हाइड्रोजन सहयोग करके हीलियम में यानी बदलते हैं, अगर सारे हाइड्रोजन हीलियम के रूप में बदल जाए तो क्या होगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये हमारी मेनली अगर पीएससी लेवल की एग्ज़ाम देखें तो इसमें ये 100% पूछे जाते हैं क्वेश्चन। अब हम इसमें बात करते हैं आगे कि अगर हाइड्रोजन हीलियम के रूप में अगर बदल जाए तो क्या होगा। जो ये हाइड्रोजन अगर हीलियम के रूप में बदल जाएंगे तो तारे का कलर कैसा हो जाएगा, क्योंकि हमारा सूर्य भी एक तारा है और ब्रह्मांड में बहुत सारे तारे हैं जिनकी संख्या गिनना असंभव है। ठीक है। तो ये कैसे बन जाएंगे? लाल कलर के बन जाएंगे। अगर हाइड्रोजन हीलियम के रूप में सारे बदल गए तो हमारा तारा कैसे हो जाएगा? लाल कलर का। और लाल कलर का ये क्यों रहता है? क्योंकि सबसे कम टेम्परेचर के कारण क्या हो जाएगा? ये लाल कलर का हो जाएगा, जिसको हम लाल दानव के नाम से जानते हैं। ठीक है। जब टेम्परेचर सबसे कम हो जाएगा तो तारे का कलर कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। और इसी को हम क्या कहते हैं? लाल दानव। इसका टेम्परेचर कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये तो हो गई लाल की बात। अगर ब्लू कलर का रहे, ठीक है, ब्लू मतलब नीला कलर का अगर तारे रहें तो इसमें क्या रहती है? तो टेम्परेचर इसका क्या रहता है? सबसे ज़्यादा रहता है, सर्वाधिक टेम्परेचर रहता है। ठीक है। तो किस यानी कि तारा किस कलर का रहेगा? ब्लू कलर का। ये सर्वाधिक टेम्परेचर। ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे जो ये लाल कलर का हो गया तारा, ठीक है, जो कम टेम्परेचर के कारण लाल कलर का हो गया, तो इसमें क्या होता है? सुपरनोवा विस्फोट या फिर इसको अभिनव तारा भी कहते हैं। ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम? सुपरनोवा विस्फोट, या फिर इसी को सुपरनोवा विस्फोट को ही अभिनव तारा भी कहते हैं। अब ये अभिनव तारा क्या होता है और सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से पीएससी लेवल या फिर अन्य कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आती है, इसमें से इसके क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो हम इसको इस तरीके से पढ़ेंगे कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। ठीक है। जो विस्फोट सुपरनोवा विस्फोट होता है और जो अभिनव तारा, ये दोनों एक ही चीज़ होती है। इसमें क्या होता है? जब बड़े तारे
जब तारे बड़े होते हैं, यानी कि ये मान लो कि ये तारे जब बड़े होते हैं तब इसमें अगर सुपरनोवा विस्फोट होता है या फिर अभिनव तारा बनता है तो ये एक खाली जगह हो जाती है। यहाँ एक क्या हो जाती है, खाली जगह, जिसको क्या कहते हैं हम ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस खाली जगह को क्या बोलते हैं, ब्लैक होल, क्योंकि जिसमें से कोई भी प्रकाश या कोई भी अन्य चीज़ें निकल नहीं पाती, इसलिए ये कौन सी जगह बन जाती है, ब्लैक होल। ठीक है, और जो अगर जो छोटे तारे रहते हैं, ये तो हो गए बड़े तारों की बात, अगर छोटे तारे रहते हैं, ठीक है, तो छोटे तारों के क्षेत्र में ब्लैक होल जो होता है, इसके क्षेत्र में जो ब्लैक होल होता है उसको पल्सर कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से, जो सुपर विस्फोट होता है, अभिनव तारा होता है, इसमें क्या होता है, जब बड़े तारे रहते हैं तो सुपरनोवा विस्फोट के कारण यहाँ पे कोई भी प्रकाश या कोई भी कण अंदर आ नहीं सकता, जिसके कारण ये क्या खाली हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक होल। ये तो बड़े पैमाने पे बात हो गई। अगर तारा छोटा हो तो उसमें जो खाली जगह होती है, जो ब्लैक होल होता है, उसको क्या कहते हैं हम, पल्सर। ठीक है, और इसकी खोज कि ब्लैक होल की खोज, ब्लैक होल या पल्सर, ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था, तो ये हमारे भारत के एक वैज्ञानिक थे, एस चंद्रशेखर। ठीक है, ये हमारे भारत के वैज्ञानिक थे, एस चंद्रशेखर। इन्होंने ब्लैक होल सिद्धांत दिया। कब दिया, 1930 में। ये कौन से थे, भारतीय वैज्ञानिक। ठीक है, और इनको 1930 में इन्होंने जो ब्लैक होल का सिद्धांत दिया, इसी के कारण इनको 1983 में इन्हें ब्लैक होल सिद्धांत के कारण नोबेल पुरस्कार दिया गया। ब्लैक होल सिद्धांत के कारण नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। इसमें से कोई भी क्वेश्चन छूटने न पाए, इसको 2-3 बार और भी वीडियो को पढ़ें। और अगर एक और हम देख लेते हैं एक बात की, अगर देखें तारामंडल, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि तारामंडल, हमारे ब्रह्मांड में तारामंडल की संख्या कितनी है, तो वो है 88 तारामंडल की संख्या। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।